मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा। ये जो वीडियो है, पहला वीडियो हाइड्रोलिक जर्नी की तरफ से मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो है बेसिक बेसिक वीडियो, हाइड्रोलिक फंडामेंटल्स। इसमें मैं आपको प्रेशर के बारे में, फ्लो 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 रेट क्या है, फ्लो के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट, ये बताऊंगा। और एक और इस इम्पोर्टेंट जानकारी मैं इसमें दूंगा, पावर पैक के बारे में। आप कैसे ओवरहीट सिस्टम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आपका हीट एक्सचेंजर कम कैपेसिटी का लगा है या आपका कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो सुनिए आराम से। हाइड्रोलिक, व्हाट इज हाइड्रोलिक? हाइड्रोलिक के इसमें दिए हुए एक परिभाषा इंग्लिश में। हाइड्रोलिक क्या है? हम हमारा पूरा जीवन ही उसी में है कि हम कैसे कोई यंत्र बनाए जिससे कि हमारा सुविधा हो जाए। तो हाइड्रोलिक पहले इलेक्ट्रिकल मोटर था, बाद में धीरे धीरे हाइड्रोलिक आया। हाइड्रोलिक में हम हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करके या वाटर का यूज करके, जब स्टार्ट हुआ था हाइड्रोलिक सब तो वाटर का यूज होता था। फिर धीरे धीरे जैसे हाइड्रोलिक में हम एडवांस होते गए, हमने हाइड्रोलिक में ऑयल का यूज करना चालू किया। फिर ऑयल का ग्रेड हमने बनाया, इस तरह धीरे धीरे हाइड्रोलिक का विकास हुआ। तो हाइड्रोलिक क्या है? फोर्स को या मोशन को ट्रांसमिट करेंगे हम किसकी सुविधा, किसका यूज करके? ऑयल का यूज करके, हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करके। तो वही हाइड्रोलिक्स है। अब हाइड्रोलिक्स क्यों यूज करें? देखिए, जो काम हम हाइड्रोलिक से करें, इलेक्ट्रिक मोटर भी सेम काम कर सकता है, फिर भी हम हाइड्रोलिक ही यूज करें, क्योंकि कई सारे हाइड्रोलिक के फायदे हैं, जो फायदे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक के बारे में मैंने बताया। हाइड्रोलिक का फायदा क्या है, हाइड्रोलिक का एडवांटेज देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सारा एडवांटेज। ये आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। और जो जो एडवांस लेवल में नहीं है, जो हाइड्रोलिक में जस्ट अभी अभी इंटर किए हैं, वो बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है, आप उसे पढ़ें तो आपको हाइड्रोलिक एडवांटेज पता चल ही जाएगा। और धीरे धीरे जब आप प्लांट लाइन में काम करोगे तो आपको ऑलमोस्ट अपने ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ हाइड्रोलिक का एडवांटेज क्या। फिर मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिक का एक एडवांटेज है, वेरिएबल स्पीड बहुत आसानी से मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटर में ही मिलता है वीएफडी ड्राइव लगाने से, लेकिन इसमें जो वेरिएबल स्पीड है वो क्विक रिवर्सल होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है।
स्पीड वेरिएशन बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। आप प्रोपोर्शनल भाल्व लगाएंगे तो तुरंत तुरंत स्पीड वेरिएशन हो सकता है। रिवल्सन ऑफ रोड भी बहुत जल्दी होता है, डायरेक्शन चेंजिंग भी बहुत जल्दी होता है। हाइड्रो मोटर है, आपने लगाया है, एक बार फॉरवर्ड जा रहा रिवर्स जा रहा, वो बहुत जल्दी वो आता है लाइन में। तो कई सारे फायदे हैं, धीरे धीरे आपको खुद को आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। मास क्या है, वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी फोर्स, सब इसमें लिखा हुआ है। आप इसको चाहे तो पढ़ें। देखिए, मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए। इंजीनियर्स के लिए इसलिए डिजाइन किया है कि आपको किसी भी चीज की थ्योरी नॉलेज पूरा जबरदस्त होना चाहिए। जब आप धीरे धीरे साइट में वो काम होता हुआ देखेंगे तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। यूट्यूब में जितने वीडियो लोड होते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में कहीं मैंने देखा एक वीडियो लोड था, हाउ टू रिपेयर पिस्टन पंप। पिस्टन पंप कैसे रिपेयर करना है, इसमें आपको ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। यदि आप आज से 2-3 साल बाद जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो जब आपके सामने पिस्टन पंप खुलेगा, आप एक वीडियो बना लेंगे उसका, तो आप भी वो वीडियो यूट्यूब में डाल के बोल सकते हैं पिस्टन पंप ऐसे रिपेयर होता है। लेकिन असली चीज ये है कि पिस्टन पंप कैसे काम करता है, पिस्टन पंप के ऊपर जो डीआर, डीएफआर, डीआरजी, ये जो कंट्रोल्स लगे हैं, वो कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं, आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे कि पंप खराब हुआ कि ये चीज आप जब तक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन एम है आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराने का, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ट्रबल शूटिंग का वो आपको देना। ये थ्योरी, ये मेरी जो परिभाषा है, ये आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, प्लस टू लेवल में आपने पढ़े भी हैं ये सब। मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, ये सब आपने पढ़ा है। बल्कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने बहुत जबरदस्ती पढ़ाई की होगी अपने बीटेक करियर में। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन चीज है कैसे आप ट्रबल शूट करेंगे, उसके लिए क्या जरूरत है, उस चीज के ऊपर हमें अपने अभी ध्यान देना है। फिर भी फंडामेंटल्स का जो ये मैंने स्लाइड्स बनाई है, स्लाइड्स आपको मिल ही जाएगी। ये स्लाइड्स मैंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में करीब 30-35 बुक पढ़ी होंगी हाइड्रोलिक की। उसके बाद मुझे जो समझ में आया एक्सपीरियंस, उसको मैंने यहाँ पे लाया है आप लोगों के लिए। ये आपको याद रखना है, कुछ चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए। जैसे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है, आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा घनाभ बनाएंगे तो उसमें 1000 लीटर पानी रह सकता है। तो आप इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको आप यूज कर सकते हैं टैंक को। आपको कोई पूछ दिया टैंक का कैपेसिटी क्या है, बताओ, देख के आप वहां पहुंचे, आपको पूछा ये जो टैंक है हमारा, टैंक का कैपेसिटी बताओ। तो नॉर्मली क्या है, हम क्या कर सकते हैं, यदि ड्राइंग में तो लिखा ही रहता है टैंक का कैपेसिटी क्या है, हाइड्रोलिक ड्राइंग्स में लिखा रहता है। यदि नहीं लिखा तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपल क्या करना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी नापनी है मीटर में। जितना होता है उसमें 1000 गुना कर देना, उतना लीटर उसके भीतर ऑयल है। अप्रोक्सीमेटली उतना ऑयल रहता है। हालांकि 9988 ऐसे शायद हमारा ऑयल उसमें आता है, 988 लीटर। लेकिन ये एक नॉर्मल थंब रूल है जो आपका काम करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क क्या है, एनर्जी क्या, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क क्या है, जब हम किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगाते हैं, वो कुछ डिस्टेंस चलती है, ठीक है, चाहे वो लीनियर चले चाहे रोटेट करे, तो उसको हम वर्क करते हैं। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर। ये आपने प्लस टू में पढ़ा है, फिर भी मैं क्विक एक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें जाननी है। पंप्स, मोटर क्या है, पंप मोटर का इनपुट पावर ओवर क्या, पंप का कैसे ओवरहोलिंग करना, बहुत सारे वीडियोज हैं। तो ये वीडियोज आप ऐसे देखिए। जूल कौन है, जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सब इसकी खोज की, ये डेफिनेशन निकाली। तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन इसका, मीटर इसका, न्यूटन मीटर। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग ए वर्क। एक काम को करने के का कैपेसिटी कितना, किसके अंदर ज्यादा है, वो एनर्जी के ऊपर जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, इस आदमी के अंदर बहुत एनर्जी, इसका मतलब वो एक साथ 10 काम कर सकता है, फिर भी थकता नहीं है। लेकिन एक आदमी 5 काम ही करता, थक जाता, तो हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मिस्टर ए की ज्यादा है, मिस्टर बी की कम है। तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डूइंग वर्क। तो एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का एक
लो होता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी बहुत सारी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, न्यूमेटिक एनर्जी होती है। नॉर्मली आप देखेंगे, आपने प्लस टू में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये दो एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा। और आपने ये भी देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। इससे रिलेटेड आपने 5 मार्क का एक प्रश्न भी सॉल्व किया होगा, मैं जानता हूँ। जो भी प्लस टू में साइंस लेके पढ़े हैं वो 100% ये चीज जानते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा आता है पावर। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? पावर का मतलब, पावर का मतलब होता है दो आदमी है, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए को एक काम दिया गया, कहा गया कि 10 बोरी को .1 से उठा के .2 में रखना है। मिस्टर ए ने वो काम किया 10 मिनट में, मिस्टर बी ने वही काम किया 15 मिनट में। तो मिस्टर ए का क्या अधिक है? पावर। उसके पास पावर अधिक है, वो जो काम कर रहा है, वो जिस उसका जो काम करने का रेट है वो कम है। इसका मतलब वो 10 मिनट में 10 बोरी शिफ्ट कर दे रहा है, लेकिन मिस्टर बी को 15 मिनट लग रहे हैं। तो आपको पावर का कंसेप्ट भी समझ में आया। ठीक है, पावर का यूनिट वाट होता है, कैसे? फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, टाइम का सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, 1 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं एचपी, 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू एचपी, सॉरी 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। एचपी और लार्जर यूनिट है, वाट स्मॉलर यूनिट है। 746 वाट में 1 HP होता है। आप मोटर के, इलेक्ट्रिक मोटर के नंबर प्लेट में, नेम प्लेट पे देखेंगे लिखा रहता है कितने किलोवाट का मोटर है ना। किलोवाट मतलब 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ या 1000 वाट। तो कितने किलोवाट का मोटर है, कितने एचपी का मोटर है, सब लिखा रहता है उसके ऊपर। टॉर्क क्या है? जैसे फोर्स होता है किसी लीनियर, आपने फोर्स लगाया, वो लीनियर माने एक सीधी रेखा पे चल रहा है। टॉर्क क्या होता है? आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी रोटेट कर जाती है एक एक्सिस के अबाउट, तो उसमें टॉर्क होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है। टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाय 9550 इक्वल टू पावर। ये हाइड्रो मोटर का भी है, इलेक्ट्रिक मोटर का भी है। इलेक्ट्रिक मोटर का टॉर्क दिया रहता है, आरपीएम पता रहता है आपको, उसमें लिखा रहता है, डिवाइड बाय 9550 करेंगे तो आपको उस मोटर का किलोवाट मिल जाएगा। नॉर्मली मोटर के ऊपर किलोवाट दिया ही रहता है, तो ये फॉर्मूला आपको उसके लिए यूज नहीं करना है। ये फॉर्मूला फिर जब आप मोटर के लिए यूज करेंगे, हाइड्रो मोटर के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए तो दिया रहता है किलोवाट नेम प्लेट पे, हाइड्रो मोटर के लिए जब आप यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। TN कितना आरपीएम पे वो हाइड्रो मोटर चल रहा है, उसका टॉर्क कितना है, डिवाइड बाय 9550, वो किलोवाट में निकलेगा, याद रखिएगा। ये भी नॉर्मली दिया रहता है, मोटर का भी किलोवाट दिया ही रहता है, हाइड्रोलिक मोटर का। नहीं रहने से फॉर्मूला यूज करना है। देखिए प्लांट लाइन में हर नेम प्लेट पे सब चीज दिया रहता है, वो फॉर्मूला कैसे आया, यदि आपके पास वो नहीं है तो आप इस चैप्टर का फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। पास्कल्स लॉ, ये बहुत जबरदस्त है। एक ब्लेज पास्कल बोल के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रेशर इन अ कन्फाइंड बॉडी ऑफ फ्लूइड विल एक्ट इक्वली ऑन डायरेक्शन, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये देखिए यही है, कोई भी चीज में यहाँ ऊपर आपने फोर्स दिया, प्रेशर पड़ा, फोर्स इस एरिया पे पड़ा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर कैसे एक्ट हो रहा देखिए, इक्वली परपेंडिकुलर टू ऑल डायरेक्शन। ठीक है, यही उन्होंने कहा। अब इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? इससे पहले दो एक थंब रूल है, वो देख लीजिए। कोई भी मिनरल ऑयल में प्रेशर इंक्रीज होता है 0.1 बार 1 मीटर डेप्थ। मान लीजिए आपके पास एक पावर पैक है, पावर पैक में ऑयल भरा हुआ है, तो हर 1 मीटर नीचे जाने पे 0.1 बार बढ़ता है प्रेशर, याद रखिएगा। टोटल प्रेशर कैसे आप निकाल सकते हैं? रो जीपी, रो है डेंसिटी, एच है हाइट ऑफ कॉलम, जी हो गया स्पेस ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। डेंसिटी कितना होता है ऑयल का, वो आप देख सकते हैं, ऑयल का डेंसिटी होता है 998 kg/m3 ऐसे है।
वो गूगल में आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो यूनिट है इसको आप ध्यान से देखिए, 1 kg/mm² इक्वल टू 98 बार। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर सेट करना है अपने पीआरवी पे। कैसे? इस फॉर्मूले से खाली। कैसे? आप एक प्लांट में गए, आपको कहा गया कि प्रेशर रिलीफ का सेटिंग सेट करो, कोई फिटर आपको बता नहीं रहा है, कोई फोरमैन आपको बता नहीं रहा है, होता है ऐसा शुरू में। आप क्या करेंगे, आपको देखना उस सिस्टम में सबसे बड़ा सिलेंडर कौन सा है पूरे सिस्टम में। उस पावर पैक से कई सिलेंडर ऑपरेट हो रहे होंगे, आपको देखना सबसे बड़ा सिलेंडर कौन सा है। आपने देखा एक्स सिलेंडर बड़ा है, मैं एक्स कैपिटल एक्स, एक सिलेंडर है एक्स जो बड़ा है। आपने देखा अब उस एक्स सिलेंडर का पिस्टन डाया कितना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब सिलेंडर खुलता है, ओपन होता है, एक्सटेंड करता है, तब वो भार को ऊपर उठा रहा है, भार को उठाता है। अब उस पर कितना भार आ रहा है वो आपको देखना है, कितना भार वो उठाता है। हो सकता है आपका प्लांट पाइप बना रहा हो सकता है आपका प्लांट बार बना रहा हो सकता है आपका प्लांट बिलेट बना रहा हो। तो उस बिलेट का लेंथ, उस बिलेट का टोटल वेट कितना है केजी में। तो केजी में तो नॉर्मली वेट मिलता है क्या, 450 के जैसे नहीं है। हम जो भी वेट करते हैं, एक बात बताइए, मैं आपको वेट और न्यूटन में जाने से पहले एक बार बताता हूँ। जब मैं आपसे पूछता हूँ आपका वेट कितना, आप बोलते हैं 78 kg। 78 kg आपका वेट नहीं है। आप जो वेट मशीन पे चढ़ के नापते हो वो वेट होता है 78 kg, नहीं 78 न्यूटन। एक्चुअली यदि मैं आपका पूछूंगा वेट केजी में कितना है, ये मास है, तो आपको बोलना पड़ेगा 78 डिवाइडेड बाय 9.8। मैं 9.8 को 10 मानता हूँ, तो 9.8 kg आपका जो वेट है ना। यदि आप 78 आपका वेट मशीन में दिखा रहा, तो एक्चुअल जो बॉडी है ना, आपका बॉडी का वेट जो है ना वो है 7.8 न्यूटन, सॉरी 7.8 kg। वेट आपका, आपसे कोई पूछे वेट क्या है, तो वही मैं आपको इससे पहले जो सबसे पहले डेफिनेशन थी वहां पे है, वेट इक्वल टू m/g। मैं आपको सबसे पहली स्लाइड पे एक बार ले चलता हूँ, देखिए वेट इक्वल टू m/g। मास किस में आता है, केजी में। मास का यूनिट है केजी, वेट का यूनिट है न्यूटन। तो जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो आप न्यूटन में देख रहे होते हैं, ना कि केजी में। केजी में डिवाइड करने के लिए, केजी में लाने के लिए आपको उस वेट पे 78 पे जी को डिवाइड करना पड़ेगा। जी कितना होता है, 9.8 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आया। अब देख लीजिए, अब आते हैं वापिस हम सिलेंडर पे। तो आपने देखा मेरा जो सिलेंडर है उसका जो डाया है, वो डाया है 45 mm²। मैं एक नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, 45 mm² है उसका डाया है, 45 mm सपोज। तो डाया से आप एरिया निकाल सकते हैं, πd²/4 फॉर्मूला से आपने निकाल दिया एरिया कितना है। कुछ एरिया आया, 50 का एरिया आया, आपने निकाल दिया। 50 mm डाया का एरिया कितना आपने निकाला, कुछ आया। आपने देखा मेरा जो सिलेंडर है वो इतने वेट को उठाता है, सपोज करो 100 kg को। आपका एरिया आया 10 kg, तो आप क्या करेंगे, 100 kg डिवाइडेड बाय 10 kg, तो आया कितना, 10। 10 गुना 1 kg/mm² में 10 बार, तो 10 kg/mm² में 10 में 19, 980 बार आपको सेट करना पड़ेगा। यानी ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ऐसा बहुत आसान उसमें दिखता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे दूंगा, ठीक है, कैसे सेट करते हैं। 120 बार नॉर्मली जब आप देखेंगे ना, तो मैंने तो 120 बार तक देखा है प्रेशर नॉर्मल टिल्टिंग सिलेंडर का। 120 बार से ज्यादा मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा। मैंने अभी तक 120 बार से ज्यादा कहीं सेट नहीं किया प्रेशर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, इससे आप निकाल सकते हैं टैंक कैपेसिटी क्या है, वो आप निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। आगे स्लाइड में चलते हैं। ये जो है ना, इसी चीज की खोज की थी ब्लेज पास्कल ने, या ब्रह्माज ने, ब्रह्माज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये दोनों तो वेट बराबर है, दोनों सिलेंडर का पिस्टन एरिया बराबर है, सब बराबर है। अब इसको मैं जितना नीचे दबाऊंगा ये उतना ही ऊपर उठेगा। तो सिंपल आपको देखने से पता चलेगा कैसे। यहाँ जो मैंने, जब इसमें कुछ वेट है, देखिए मास नहीं लिखा मैंने, वेट लिखा। अभी मैं सब वेट में ही बात करूंगा, मास में नहीं। वेट है इसका मतलब न्यूटन होगा इसका यूनिट। वेट, प्रेशर का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेट किस एरिया पे पड़ रहा है, इस पिस्टन पे पड़ रहा है,
और ये पिस्टन पड़ने पे यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, यही प्रेशर यहाँ पे आया, प्रेशर बराबर हुआ, ये प्रेशर इधर मारा, फिर यहाँ पे कितना वेट को उठाएगा, यहाँ पे जितना यहाँ आप डाउन करेंगे उतना ही वेट ऊपर उठेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय सिलेंडर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स है इसका वेट, और डिस्टेंस क्या है जितना ये डाउन हुआ एल। तो ये फोर्स इक्वल टू दिस वेट, ये वर्क के लिए डब्लू है, वेट के लिए डब्लू नहीं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आया, देखिए 448 न्यूटन, वेट का यूनिट न्यूटन। ठीक है, अब मैं बता, आगे चलते हैं। इसको मैं सॉल्व करूँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो बताता हूँ। खाली इसमें ये देखिए दोनों सिलेंडर बराबर है, तो जितना ये डाउन होगा उतना ही ये उठेगा। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ जिसमें दोनों का सिलेंडर का पिस्टन डाया अलग अलग है, वो अगला फोटो में है, आप उसको देखिए। देखिए पिस्टन डाया अलग अलग है ना। तो अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसके लिए मैं मानता हूँ वर्क डन वन, W1 इक्वल टू F1 इंटू L1। F1 जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स वेट के द्वारा आ रहा है, F1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू L1, कितना ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये पे जो W2 है वो आएगा F2 इंटू L2, ये कितना ऊपर जाएगा, इसको कितना नीचे दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए आगे मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, एन ऑपरेटर कैन एक्सर्ट 448.8 444.8 न्यूटन ऑन द पंप पिस्टन। ये पिस्टन पे वो कितना फोर्स लगा रहा है, 444.8 न्यूटन का। इफ द रेम इफ द रेम मस्ट लिफ्ट 8896 a distance of 0.3048, हाउ फार वुड द पंप पिस्टन हो। आप इस वेट को 0.3048 उठाना चाहते हैं, इस वेट को, इस वेट जो फोर्स लिखा हुआ है इसको, फोर्स और वेट बराबर ही हो गया ना। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये वेट को उठाने के लिए। तो यहाँ इस वेट को आप 0.30 मीटर उठाना चाहते हो ऊपर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा, पिस्टन को कितना नीचे, ये पिस्टन को कितना नीचे डाउन करना पड़ेगा। वो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है F1 L1 इक्वल टू F2 L2। तो जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 8896 इंटू 0.3048 डिवाइडेड बाय 444.8। ठीक है, तो सॉल्व करें 6.906 मीटर। सोच के देखिए कि 448 फोर्स जब 6 मीटर, यहाँ 448 न्यूटन का फोर्स जब 6 मीटर डाउन होगा, तब ये खेल खाली 0.30 ऊपर उठेगा मीटर। समझ में आ रहा है कितना कम। यहाँ 6 मीटर जाने से 0.30 मीटर को यदि mm में चेंज करेंगे तो ये 304 mm हो जाएगा। 304 mm कितना होता है, सोच के देखिए। आपका जो ये है ना, जो स्केल होता है एक नॉर्मल स्केल, वो 150 mm का होता है, 15 सेंटीमीटर, तो 150 mm का होता है। तो 300 mm ये ऊपर उठेगा, उसके लिए आपको इसको 6 मीटर नीचे डालना पड़ेगा। 6 मीटर, 1 मीटर कितना होता है आप सोच के देखिए। आपका एक एक कंधा का, एक भाग से कंधा का, एक कंधा का, एक शोल्डर से लेके अंगली तक, दूसरे हाथ की अंगली तक, ये 1 मीटर हम नॉर्मली मान के चलते हैं। आप सोच के देखो कितना हो रहा है। यहाँ पे फायदा क्या हुआ हमको इस रेम से, हमको कम फोर्स लगाने से ज्यादा फोर्स हम उठा पा रहे हैं। यहाँ पे कम फोर्स लगाया, 444 का फोर्स लगाया, लेकिन उठाए कितना, 8896, कितना गुना ज्यादा हो गया, 444 का कितना गुना ज्यादा है। 444 में यदि मैं 2 गुना करूंगा तो 888 आएगा, खाली खाली 888। हमको लगता है कितना गुना ज्यादा होगा, आप डिवाइड करके खुद देखिए, 8896 में डिवाइड कीजिए 444, तो कितना आएगा, उतना गुना वेट को आप उठा रहे हैं। कैसे, खाली 444 का वेट लगा के। यही तो हमें चाहिए, कम काम में हम कैसे ज्यादा, कम इनपुट में कैसे ज्यादा आउटपुट निकाले। इनपुट इतना है, आउटपुट कितना है ये, खाली इसमें फर्क क्या हुआ है, कोई एक चीज तो है जो यहाँ लॉस हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रही है, खाली ये डिस्टेंस। ये ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा है तो एक कम डिस्टेंस उठ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, पास कर लो, यही है, पास कर लो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वर्क एंड पावर आपको समझाया, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। ये 2 न्यूमेरिकल मैंने दिए हैं, इसका आंसर भी साइड में, आप इसको खुद से बनाइए और निकालिए। इसके लिए आप पूरी थ्योरी पढ़िए,
और निकालिए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ, फ्लो रेट क्या है और फ्लो वेलोसिटी क्या। देखिए, फ्लो रेट है हाउ मेनी, फ्लो वेलोसिटी क्या है, हाउ फास्ट। फ्लो रेट जीपीएम, एलपीएम, गैलन पर मिनट, लीटर पर मिनट, मीटर क्यूब पर सेकंड में नापते हैं। फ्लो रेट का मतलब होता है कितना लीटर ऑयल 1 मिनट में वहां से निकला है, कितना लीटर ऑयल। पर कितना फास्ट निकला वो नहीं, कितना लीटर ऑयल गया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितना पास हुआ है एक पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं फ्लो रेट। फ्लो वेलोसिटी क्या, किस स्पीड में गया है। अब मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। आपका फ्लो रेट है 10 जीपीएम, 10 एलपीएम, 10 लीटर 1 मिनट में पार होता है, 10 एलपीएम है आपका फ्लो रेट। अब आपने होज यूज किया है 15 mm का, तो उस 15 mm में जब 10 एलपीएम जाएगा तो उसकी एक फ्लो वेलोसिटी बनेगी। उसका फॉर्मूला आगे मैं आपको बताऊंगा, वो है अंडर क्यू, ऐसे एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्यू इक्वल टू ए बाई भी है, क्यू इक्वल टू ए भी है, जिसमें आप आपका पास फ्लो रेट है जी कितना एलपीएम में डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया फ्लो वेलोसिटी, फ्लो रेट कितने, कितना आपने 15 mm पे होज पे, जब 15 mm का होज पे आप 10 एलपीएम को पार कराएंगे, 15 mm होज पे जब 10 एलपीएम का ऑयल जाएगा तो उसकी एक वेलोसिटी बनेगी। जैसे ही वो होज का डाया कम हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फ्लो रेट वही है। फ्लो रेट सेम है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फ्लो रेट सेम है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, होज का डाया के ऊपर। तो फ्लो रेट और फ्लो वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज है। आप कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रेक्सरोथ का फॉर्मूला है, और रेक्सरोथ का जो मैनुअल है उसका फॉर्मूला है। ये हर मैनुअल में ये फॉर्मूला है, पंप का मैनुअल जब आप निकालेंगे फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। कोई भी पंप जो है उसको जब आप मारेंगे ये फॉर्मूला उसमें दिया रहता है, कितना सीसी है सेंटीमीटर क्यूब है आपको निकालना है, उसमें रहता है इतना सीसी इंटू एन डिवाइडेड बाय 1000, ये निकलता है एलपीएम। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, मैं इसको सुधार दूंगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा ये। जब आपके पास डॉक्यूमेंट जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा, इसको हम सीसी बोलते हैं, सीसी पर रिवोल्यूशन मैंने लिखा है सीसी, यही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, फ्लो रेट फ्लो वेलोसिटी आपको समझ में आया, आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये फॉर्मूला आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, पी क्यू बाई 612। ये क्या है, आपको ये बताता है कि फ्लूइड का पावर कितना है किलोवाट में। पंप का आपको पता है, प्रेशर आपने सेट कर दिया सपोज करो 10-70 बार में, क्यू जो है एलपीएम जो जा रहा है पंप से वो जाएगा सपोज 500 बार में, तो टोटल कितना किलोवाट का मोटर चाहिए वो इससे मिल जाएगा, पी क्यू बाई 612। यही है, पी क्यू बाई 612 सब बता सकते हैं कितना किलोवाट का मोटर मिलेगा। पंप का आपको सिस्टम का प्रेशर पता है, आपको फ्लो पता है, उस पंप का फ्लो कैसे पता चलेगा, वही वी एन बाई 1000, जहाँ भी है सीसी सेंटीमीटर क्यूब पर रिवोल्यूशन, एन है नंबर ऑफ आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आपको मिल जाएगा एलपीएम। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है नॉर्मल, पी क्यू बाई 612 आपको पता चल जाए कितना मोटर है। ये कब निकलता है, ये आगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें इस फॉर्मूला का यूज हुआ, और मोटर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पंप में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। आप आगे का वीडियो देखेंगे आपको और क्लियर होगा। इसमें एक बात की हुई, हाउ टॉर्क एंड वर्क इज डिफरेंट, दो दे हैव सेम यूनिट, टॉर्क और वर्क का यूनिट सेम है, ठीक है, फिर भी वो दोनों अलग कैसे हैं। वर्क क्या है, नॉर्मल वर्क मैंने बताया आपको, फोर्स इंटू डिस्टेंस लीनियर, लेकिन टॉर्क क्या है, फोर्स लग रहा है लेकिन उसके कारण वस्तु लीनियरली नहीं जा रही, वो घूम रही है अपनी डायरेक्शन, अपने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ये यही बता रहा है। ये एक हाइड्रो मोटर है, सपोज कीजिए इनलेट वाटर, इनलेट ऑयल आया, आउटलेट ऑयल गया,
चलिए वर्क और टॉर्क का मैं अच्छा से डिफिनेशन पढ़ता हूँ, क्यों दोनों डिफरेंट है जबकि दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। ठीक है, अब देखिए कंसेप्चुअली दे आर डिफरेंट। व्हाई? वर्क रिक्वायर्स दैट द फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट सम डिस्टेंस। टू परफॉर्म वर्क मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। वर्क को परफॉर्म मूवमेंट चाहिए क्योंकि फोर्स लगेगा, उस वस्तु को कुछ डिस्टेंस तय करना पड़ेगा तभी वर्क हुआ। लेकिन टॉर्क में ऐसा नहीं है। टॉर्क में क्या है, एक वस्तु के ऊपर आप ट्विस्टिंग मूवमेंट उसको दे रहे हैं। जैसे टॉर्क करें, जैसे स्पेनर से किसी बोल्ट को टाइट करना, आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, वो उस बोल्ट को टाइट कर रहा है। एक समय ऐसा आता है जब वो बोल्ट फुल टाइट हो गया, उसके बाद वो टाइट नहीं हो रहा, फिर भी आप उसके ऊपर टॉर्क कंटिन्यू लगा रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। यही है ट्विस्ट, यही है टॉर्क। ठीक है, और वर्क मैंने आपको बताया, वस्तु का मूव करना जरूरत है, मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए गियर मोटर में स्टॉल, ये गियर मोटर जो है इसमें एक इनलेट है, एक आउटलेट आया। यदि ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है तो ठीक है, इन गया आउट आया तो ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिखा है, गियर मोटर में स्टॉल फॉर एग्जांपल कंटिन्यू and continue to deliver a torque at its output shaft. In fact, the torque will typically increase at stall because the pressure will increase to the relief valve setting. दूसरा क्या होता है, ये टॉर्क जब इसके ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्चुअली फोर्स कहाँ पे, यहाँ पे इस स्प्रोकेट पे ये फोर्स लगा, और किस डिस्टेंस पे लगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो टॉर्क का डिस्टेंस ये है। ये है फोर्स टॉर्क, कितना का टॉर्क लगाया, उसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है आर या डी। तो यही हो गया फोर्स इंटू डी। ये क्या हो गया, ट्विस्टिंग टॉर्क। मान लीजिए ये किसी कारण से घूम नहीं पा रहा, उस समय क्या होगा, यहाँ से तो ऑयल आ रहा है, वो उसको घुमाना चाह रहा है, लेकिन ये और घूमेगा नहीं। लेकिन ये तो कंटिन्यू इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है घुमाने के लिए, लेकिन इसको घूमना नहीं है। हो सकता है ये घूम नहीं रहा है, या कुछ कारण से आपने लॉक किया हो या ब्रेक लग गया हो, कोई रीजन हो। तो क्या होता है, यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो हमारा जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो तुरंत एक्ट करेगा, और जितना भी ऑयल है उसको टैंक का थ्रू नीचे चल जाएगा। टैंक माने सॉरी पीआरवी के थ्रू, प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू टैंक में चल जाएगा। तो ये भी एक फायदा हुआ ना हाइड्रोलिक का। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में हम इसके लिए ट्रिपिंग स्विच, ट्रिपिंग लगाते हैं, इतना इतना एम्पियर करंट आने से ट्रिप हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है प्रेशर रिलीफ वाल्व को लेके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये वही है, पी क्यू बाई 612 और टी एन 9550 THP। ये टॉर्क हॉर्स पावर, और ये हो गया आपका फ्लूइड हॉर्स पावर। ठीक है, टॉर्क हॉर्स पावर, फ्लूइड हॉर्स पावर, ये ऑयल को लेके कैलकुलेट किया हुआ है। ये टॉर्क और उसका आरपीएम को लेके कैलकुलेट किया, लेकिन दोनों बराबर ही है। ये हम यूज करते हैं हाइड्रो मोटर का इनपुट में, हाइड्रो मोटर का आउटपुट और इलेक्ट्रिक मोटर का आउटपुट। ये क्या है, हाइड्रो मोटर का इनपुट और पंप का आउटपुट। पंप से क्या निकलता है, तेल। ठीक है, हाइड्रो मोटर को चलाने के लिए इनपुट क्या चाहिए, तेल। तो उस जहाँ पे तेल का ऑयल घुस रहा है, किसी प्रेशराइज्ड ऑयल घुस रहा है या प्रेशराइज्ड ऑयल बाहर निकल रहा है, वहां पे यदि आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रो मोटर में कुछ ऑयल भीतर घुसा और उसने हाइड्रो मोटर को घुमाया, हाइड्रो मोटर घूम रहा है, उस हाइड्रो मोटर से रिलेटेड जो शाफ्ट है वो भी घूम रहा है, वो शाफ्ट किसी बेल्ट कन्वेयर को घुमा रहा है। तो जो हाइड्रो मोटर में ऑयल आया उसका टॉर्क कैसे पता चलेगा, इनपुट पी क्यू बाई 612, और जो आउटपुट है जिसमें जो टॉर्क उसको घुमा रहा है वो टी एन बाई 9550, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हो गया एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो मोटर। पंप में ठीक उल्टा हो जाता है, पंप में ये इनपुट बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का इनपुट ये है, टॉर्क इंटू एन बाई 9550, आउटपुट हो जाता है पी क्यू बाई 612। पंप को ये जो टॉर्क, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो पंप को घुमाता है, पंप को घुमाने से ये ऑयल का ये प्रेशर बनता है। तो पंप और मोटर एक दूसरा का रिवर्सिबल है। ठीक है,
वो आप पंप और मोटर चैप्टर में अच्छा से समझ जाएंगे, फॉर्मूला वहीं यूज हुआ है। अब एक टर्म पे आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? कोई कोई द्रव्य कितना मोटा है और कितना पतला, वही विस्कोसिटी है। ठीक है। विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो सेंटी स्टोक, और ऐसा यूनिट जो है यहाँ पे दिया हुआ, ऐसा यूनिट जो है पॉइज होता है। पॉइज से छोटा सेंटी पॉइज होता है, फिर सेंटी स्टोक होता है, सेंटी स्टोक होता है। हम नॉर्मली सेंटी स्टोक जो है उस डाटा शीट में सेंटी स्टोक में मिलता है आपको 1 mm² पर सेकेंड। ठीक है। विस्कोसिटी क्या है ये भी आपने +2 में पढ़ा, तो इसमें मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। खाली आप इतना जान लीजिए, जिसका विस्कोसिटी जितना ज्यादा होता है वो उतना मोटा होता है, जिसका विस्कोसिटी जितना कम होता है वो उतना कम, उतना पतला होता है। अब विस्कोसिटी में दो चीज आप हाइड्रोलिक ऑयल में जानेंगे, विस्कोसिटी ग्रेड और विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर। विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है? जैसे जैसे हमारा ऑयल का जैसे टेम्परेचर हाई होता है, तो उसका विस्कोसिटी ग्रेड में, विस्कोसिटी में कितना चेंजेज होता है, वो विस्कोसिटी इंडेक्स बताता है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक ऑयल है, वो अभी ऑयल का टेम्परेचर 10 डिग्री है, और वो ऑयल का विस्कोसिटी है 50 सेंटी स्टोक मान लीजिए। जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा, 10 डिग्री से 15 डिग्री हुआ, उस समय ऑयल का विस्कोसिटी भी जो होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी डाउन होता है। विस्कोसिटी डाउन हुआ 50 से 45। सेम एक और ऑयल है जिसमें 10 से जब 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कोसिटी कम हो गया उसका 50 से 40। तो किस में ज्यादा कम हुआ? सेकेंड वाले में 50 से 40, 10 विस्कोसिटी ग्रेड कम हो गया। तो हमको क्या चाहिए? हमको विस्कोसिटी बीच में मेंटेन करना है। तो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर जो होता है, हाई विस्कोसिटी मींस देयर इज अ लिटिल चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज होने से भी लिटिल चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है विस्कोसिटी में। इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है। और एक होता है आईएसओ विस्कोसिटी ग्रेड। ये है आईएसओ विस्कोसिटी ग्रेड। वो कैसा होता है जो आपके पास है? ये कितने में? सीरियल 20 डिफरेंट विस्कोसिटी ग्रेड है, 2, 3, 5, 7, HLP 36, 46, यही है वो HLP। हर कंपनी अलग अलग, बहुत सारी कंपनियां जो ऑयल बनाती है, लेकिन उसका ग्रेड हम इसी से नापते हैं। जैसे सर्वो भी 68 ग्रेड का ऑयल देता है, HP भी देता है, HLP नाम से, सर्वो SS नाम से बेचता है, मोबिल गियर भी देता है, हक्टन भी देता है। हर कंपनी के पास अपना अपना ऑयल है, उसको अलग अलग नाम से, जैसे DT 24, 26 ये हक्टन का है। तो ये सब अलग अलग सबका है, मोबिल का है सॉरी, DT 26, 24, वो एक्चुअली 46, 68 ग्रेड है। हमको देखना ग्रेड, हमको HLP का विस्कोसिटी ग्रेड 68 होना चाहिए हाइड्रोलिक ऑयल। मैं मोस्टली 68 यूज करता हूँ हाइड्रोलिक ऑयल में। नॉर्मली जगह सब जगह HLP 68 ही यूज होता है, सर्वो का हो चाहे SS का हो, सर्वो का हो चाहे HP पेट्रोलियम का है, किसी का भी हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक निकाला है, जैसे आईएसओ विस्कोसिटी ग्रेड 22 का मतलब क्या है? 22 सेंटी स्टोक। ठीक है। द मोर सेंटी स्टोक ऑफ फ्लूइड द मोर थिकर इट इज। जितना सेंटी स्टोक ज्यादा रहेगा उतना फ्लूइड मोटा होगा। 22 सेंटी स्टोक है, आईएसओ विस्कोसिटी ग्रेड 22 है, तो 22 हो गया इसका सेंटी स्टोक। तो ये इसका कुछ मोटाई होगा 32 सेंटी स्टोक वाला, 32 ग्रेड वाला जो है 22 सेंटी स्टोक से ज्यादा मोटा होगा। तो कोई आपसे पूछता 46 ऑयल ज्यादा मोटा है कि 68, तो आपको बोलना 68 ज्यादा मोटा है। ठीक है। द मोर सेंटी स्टोक ऑफ फ्लूइड द मोर थिकर इट इज, ये सब सेंटी स्टोक। इसलिए मैंने आपको कहा सेंटी स्टोक हम यूज करते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। ये कन्वर्सन चार्ट है, पास्कल, मेगा पास्कल, बार, PSI में कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 1 पास्कल 10 पास्कल है, उसको मेगा पास्कल में करना 10, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है। ये कन्वर्सन चार्ट है GPM LPM का। फ्लो वेलोसिटी, फ्लो रेट मैंने आपको समझाया। फ्लो वेलोसिटी क्या, फ्लो रेट क्या है। बल्क मोडुलस, ये थंब रूल आप देखिए, हर 1000 PSI के लिए फ्लूइड जो है 0.5% वॉल्यूम में दबता है। ऐसे हम ये मान के चलते हैं जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन ये भी कुछ मात्रा तक कंप्रेसिबल है। 17,000 बार यदि फोर्स आप पड़ेगा, हाँ, ये हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर, तो उसको उस वॉल्यूम में 0.5% उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब भी हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसको दबाने की चेष्टा करता है। ऑयल पे यदि 17,000 बार का प्रेशर पड़ेगा तो वो 0.5% वॉल्यूम में दब जाएगा। इतना प्रेशर बहुत मुश्किल से पड़ता है।
फील्ड में यदि देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है इतना कभी आएगा नॉर्मल फील्ड में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक सिस्टम में हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन हीट कैसे करते हैं, देखिए आप एक प्लांट में नए नए गए, आपको पता चला आपका सिस्टम ओवर हीट हो रहा है। ओवर हीट होने के कई कारण होते हैं, पीआरवी का सेटिंग ज्यादा हो सकता है, या आपका हीट एक्सचेंजर कम कैपेसिटी का हो सकता है, या आपका रिसर्कुलेशन पंप काम नहीं कर रहा हो, या उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा हो। बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप गए, आपको किसने पूछा कि आपके सिस्टम में टोटल हीट ही कितना जनरेट हो रहा है वो बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। वो सब चीज आपको जानकारी मिलेगी रिजर्वायर से, इसलिए रिजर्वायर सबसे जरूरी चीज होती है पावर पैक सिस्टम में। पावर पैक रिजर्वायर जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। आप रिजर्वायर के पास आइए, रिजर्वायर का पहले बस देखिए कितना कैपेसिटी है, वो हाइड्रोलिक ड्राइंग से आपको मिल जाएगी। या आपको मैंने एक फॉर्म एक और मेथड बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापिए मीटर में, उसमें 1000 गुना कीजिए तो आपको लीटर कैपेसिटी मिल जाएगी आपके रिजर्वायर की, पावर पैक की। फिर ये जो डेल्टी डिग्री है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या इसमें डेल्टी डिग्री में क्या करना है, आपको सिस्टम चालू होने से पहले, सिस्टम अभी बंद है, सिस्टम चालू होने से पहले ऑयल का टेम्परेचर ले लीजिए टेम्परेचर गन से। अब सिस्टम चालू होने दीजिए, सिस्टम चालू हुआ और टाइम भी नोट कीजिए कि आपने 9 बजे टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर था 10 डिग्री। मैं सब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। टेम्परेचर था 10 डिग्री, सिस्टम चला 11 बजे तक। 11 बजे के बाद आप 10 साढ़े 9 बजे आए, चेक किया टेम्परेचर बढ़ रहा है। 12 बजे 11 बजे आया टेम्परेचर बढ़ रहा, 12 बजे आया तो टेम्परेचर बढ़ रहा, पहुंच गया 10 से 30 डिग्री या 10 से 20 डिग्री, सपोज कीजिए 20 डिग्री पहुंच गया। 1 बजे आया तो भी 20 डिग्री 21 डिग्री, ऐसे इसका मतलब अब वो लेवलिंग अप टेम्परेचर पे आ गया, इससे ज्यादा हीट नहीं होगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। यदि बहुत ही खराब है, यदि रिसर्कुलेशन पंप नहीं चल रहा है, हीट एक्सचेंजर उसमें है ही नहीं, तब बात अलग है। अदरवाइज वो एक लेवलिंग ऑफ टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं वहां तक वो रीच करता है। तो आपको वो टेम्परेचर लेना है, सपोज वो 20 डिग्री है, और आपको टाइम नोट करना है 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये हुआ है, ठीक है। तो 3 घंटे में 10 डिग्री बढ़ा, 100 लीटर का, तो 100 गुना, सॉरी 1000 लीटर गुना 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस लेवलिंग ऑफ माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 32.4 इंटू कितना टाइम में बढ़ा, मिनट में। तो आपने देखा 9 से 12 3 घंटे में, 3 घंटा बोलने से 180 मिनट, तो जो निकलेगा किलोवाट में उतना हीट लोड है आपका सिस्टम, इतना हीट लोड जनरेट करता है। इसका एक और तरीका भी है, आप जो मोटर आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगा है उसका किलोवाट देखिए, उसका 30% आप ले लीजिए। यदि 10 किलोवाट का मोटर है तो मानिए 3 किलोवाट तो हीट बनेगा ही बनेगा, या इससे निकालिए तो आपको हीट इनपुट मिल गया। अब आपको निकालना है कि हीट तो इतना बना, लेकिन हीट हमारा कैसे, कितना हीट हमने रिलीज किया। तो रिलीज कहाँ से होता है, वो जो सिस्टम वायु वातावरण में सारे हीट को रिलीज करता है, पाइप के द्वारा होता है, रिजर्वायर का जो चारों सरफेस वाल है उसके द्वारा होता है। तो ये रिजर्वायर का ही हम यूज कर रहे हैं, पाइप के कारण जो हीट रिलीज होता है उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। वो बहुत नेग्लिजिबल है, ये है देखिए 0.016 डेल्टी। यहाँ पे जो डेल्टी है ना वो थोड़ा अलग है, यहाँ पे जो डेल्टी है वो क्या था, लेवलिंग ऑफ इंटू इनिशियल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये क्या है, जो आपका टैंक का टेम्परेचर है, लेवलिंग ऑफ टेम्परेचर माइनस एम्बियंट एयर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर कितना हो कैसे पता चलेगा, मोबाइल में आप देख ही सकते हैं। तो हमारा आज का टेम्परेचर कितना है उसमें दिखाता है ना, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 25 डिग्री है। और हॉट ऑयल का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए में सब एरिया को लेना है, कितना एरिया है सरफेस का, 4 साइड के वाल, एक ऊपर का वाल, एक नीचे का वाल। नीचे का वाल यदि डायरेक्ट जमीन पे टच है तब तो उसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब आपको 5 एक एरिया निकालना है और उसमें 5 मल्टीप्लाई करना यदि बराबर है, घनाभ है, ठीक है। लेकिन यदि नीच पावर पे का आपका जमीन से 150 mm के ऊपर उठा है तब आपको 6 का 6 एरिया सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपने मल्टीप्लाई किया, आपको ये मिल जाएगा। सपोज कीजिए जो हीट रिलीज कर रहा है वो इससे ज्यादा है हीट लोड से, तो आपको तो हीट एक्सचेंजर की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ हीट एक्सचेंजर नहीं लगा रहता। अदरवाइज हीट एक्सचेंजर जहाँ लगा वहाँ यही होता है कि जो हीट रिलीजिंग है वो हीट जो बन रहा है हीट लोड उससे कम होता है, इसलिए हम हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। हीट एक्सचेंजर में ठंडा होता है, ठीक है।
अब हीट एक्सचेंजर का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? मैं आपको हीट एक्सचेंजर का कैपेसिटी निकालना सिखाता हूँ वाटर को लेके। वाटर पंप जितना भी है ना, उसका आपको एलपीएम कितना वो रहता है आपका, पंप हाउस में आप देखेंगे आपको एलपीएम मिल जाएगा। अब आप वाटर का इनलेट टेम्परेचर, वाटर का आउटलेट टेम्परेचर निकालिए, उसका ये फॉर्मूला यूज कीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना किलोवाट का हीट लोड आपका हीट एक्सचेंजर ले रहा है। मान लीजिए यहाँ टोटल हीट लोड है 35 किलोवाट, हो रहा है 30 किलोवाट, आपका हीट एक्सचेंजर है 5 किलोवाट का, तो एकदम सही आपने लिया। नॉर्मली आप जितना भी लेते हैं ना, और ज्यादा ही लीजिए। ये फॉर्मूला सब थंब रूल फॉर्मूला, तो आपको ज्यादा ही लेना चाहिए। यदि हीट मान लीजिए यहाँ पे हीट लोड आपका आया 10 किलोवाट, ठीक है, और यहाँ पे हीट जो एक्सपेंड आप कर रहे हैं, जो हीट रिलीज कर रहे हैं वो आया 7 किलोवाट, डिफरेंस कितना हुआ? 3 किलोवाट। और आपको अभी हीट रिलीज करना 3 किलोवाट के लिए, आप 3 किलोवाट का ही यहाँ पे 3 किलोवाट लिख के आप सोल्व करेंगे, तब आपको मिलेगा कितना एलपीएम का, कितना किलोवाट का आपको हीट एक्सचेंजर चाहिए। तो आप हमेशा डबल ही मंगाइए, 1.5 to 2 टाइम्स मंगाना चाहिए। तो आप 6 किलोवाट का हीट एक्सचेंजर ऑर्डर कीजिए उसको। मेरे को 6 किलोवाट का हीट एक्सचेंजर हटाना, वो आप मेरे को 6 किलोवाट का हीट एक्सचेंजर दो। अब वो हीट एक्सचेंजर कैसे चूज करना है उसका भी अलग है थ्योरी, कि आप हीट एक्सचेंजर से चूज कर सकते, लेकिन इतना टाइम आपके पास प्लांट में रहता नहीं है। आपको खाली एक देखना हीट एक्सचेंजर इतना किलोवाट का चाहिए, आप उसको बोल दीजिए। नॉर्मली जब आप प्लांट में जाएंगे तो ऑलरेडी सब इंस्टॉल्ड रहता ही है। ये एक डिजाइन का केस है, जब डिजाइन यदि आपको ये करने बोलता है तो आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको जरूरत बहुत कम ही पड़ेगी। ये बस एक बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद जो फॉर्मूलेज निकले हैं, तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इसकी भी जरूरत कम ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम में जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे सब ऑलरेडी रहता ही है। हीट एक्सचेंजर भी रहता है, सब रहता है। मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था एक प्लांट में, वहाँ हीट लोड बहुत ज्यादा था, हीट एक्सचेंजर कैपेसिटी कम थी, और जो हीट एक्सचेंजर सीरीज में लगाया हुआ था उसमें एक गलती थी, जिसके कारण कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था ऑयल। उसके लिए मैंने काम किया, तो वो काम मेरा वो हिट लोड सक्सेस हो गया। वो मैं कभी आपको जो आगे ट्रबल शूट की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा हीट एक्सचेंजर का मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, ये हाइड्रोलिक सिंबल्स में कई सिंबल है, जो आप ड्राइंग देखते हैं उसमें इस तरह के अगर सिंबल रहते हैं, तो ये सिंबल आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिंबल्स के मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये सब जितना मैंने आपको बताया। तो आज मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स क्या है, हीट लोड बताया, विस्कोसिटी बताया, जानने बताया। कोई आपसे पूछे कौन सा ऑयल ज्यादा मोटा है, 68 की 46, आप बता सकते हैं 68। 68 का मतलब क्या था? 68 सेंटी स्टोक। 46 का मतलब 46 सेंटी स्टोक। ऐसे करके आप बता सकते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या आप जान गए, विस्कोसिटी क्या है आप जान गए, पास्कल्स लॉ क्या है आप जान गए, वर्क, पावर, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब आप जान गए। तो ये सब मैंने आपको कन्वर्शन चार्ट सब बताया। तो ये जो फंडामेंटल्स यहीं पे खत्म होता है। अब आगे जो हम आएंगे वो हम खाली देखेंगे, एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक मोटर हुआ, उसके बाद सोलेनोइड भाल्व हुआ, एचएसटी हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन हुआ, एडवांस कोर्स में है वो। बेसिक कोर्स में जितना आपके लिए जरूरत है सब मैंने डिजाइन किए, आप उसको आराम से पढ़िए और मेरी वीडियो को सुनिए, और ये जो डॉक्यूमेंट है उसको रखिए। उसके बाद आप आराम से अपने प्लांट में जाइए, आप देखेंगे आप बहुत अच्छा ट्रबल शूट कर पा रहे हैं। कई वीडियो में आपको ये चैप्टर खत्म करने से पहले एक बात बता दूं, कई वीडियो आपने देखा होगा हाइड्रोलिक भाल्व को कैसे सफा करें, तो जब आप खोलेंगे तो सफा करेंगे, ये नॉर्मल है। जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना तो आपको ये वीडियो देखने का ही मन नहीं करेगा। जब आप प्लांट में एक बार घुसेंगे ना, तब आपको, जब आप प्लांट में इंटर करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एक सोलेनोइड भाल्व के भीतर एक स्पूल रहता है, तो स्प्रिंग रहता है, एक स्टार वाशर रहता है जिसको दबा के रखता है। जब आप उसको खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसको डीजल में धोना है, ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके ऊपर कोई एमरी नहीं मारना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लोग इस तरह की वीडियो देख देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब में। मैं आपको जो बता रहा हूँ इन डेप्थ थ्योरी है, इसको आप देखिए और इसका यूज कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत सहायता मिलेगी, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय फ्रॉम हाइड्रोलिक जर्नी। थैंक यू।